हाय फ्रेंड्स, मैं उदय सिंह नेहरा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2020 फिजिक्स की तैयारी कैसे करें, इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में हम हैं। बहुत सारे फोन कॉल्स मेरे पास साथियों के आते हैं, एग्जाम एस्पिरेंट्स के आते हैं। उनसे जो अलग अलग बातें निकल के आई हैं, जो क्वेश्चन निकल के आए हैं, उन सब का जवाब मैंने मेरे हिसाब से देने की कोशिश की है। इसके साथ ही बहुत सारी एग्जाम भी मैंने दी हैं और क्लियर की हैं। उसके आधार पर मेरे जो एक्सपीरियंस रहे हैं उनको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अवश्य ही आपके लिए फायदेमंद होंगे। इस वीडियो के लास्ट में मैं मेरी तरफ से जो हमेशा मेरे लिए कारगर रहा है, ऐसा 100% सक्सेस का एक मंत्र आपको दूंगा। प्लीज कीप पेशेंस। अब हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से फिजिक्स में तैयारी की जाए, कहां से शुरुआत की जाए। सबसे पहला जो पॉइंट है कि शुरुआत में किस तरह से पढ़ें। जैसा कि हमने बुक लिस्ट में बात की थी, सबसे पहले हमें 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी से शुरुआत करनी है। हाँ, इसमें यह हो सकता है कि कुछ साथी जो या तो पहले से स्कूल लेक्चरर हैं, जो 11वीं 12वीं पढ़ा रहे हैं, वो उनका सब्जेक्ट तैयार है, वो खुद जानते हैं कितना अच्छे से तैयार है। यदि उनको पूरा कॉन्फिडेंस है और बहुत बढ़िया तैयार है, तो वो सीधा बीएससी से फिर स्टार्ट कर सकते हैं। पहले राउंड में कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करनी है। प्रिय साथियों, हर सब्जेक्ट की अलग अलग नेचर होती है। फिजिक्स में पेपर आसान होते हुए भी हार्ड हो जाता है। उसका कारण ये होता है कि यहाँ क्वेश्चन फॉर्म होने के लिए, क्वेश्चन बनने के लिए बहुत सारा मार्जिन है, बहुत सारा रूम है। हर लाइन में, हर पंक्ति में क्वेश्चन बनता है। तो हम जो भी पढ़ें, जितना भी पढ़ें, उसे लाइन टू लाइन स्टडी करें, वर्ड टू वर्ड स्टडी करें, कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करें और जितना पढ़ें उसको गहनता से पढ़ें। पहला जो राउंड है, पहली बार जब आप तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो पहले राउंड में आपको बेहद गहन स्टडी की आवश्यकता है। दिस इज फर्स्ट राउंड। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात आती है कि किताबें कितनी खरीद लें, अलग अलग राइटर की खरीदें। इसमें मैंने बुक लिस्ट बताते टाइम भी क्लियर कर दिया था। 1 सेट ओनली। आपके पास एक प्रकाशक का सीबीएच हो सकता है, जेपीएच हो सकता है। मैं सीबीएच को बेस्ट मानता हूं, मैंने हमेशा ही सीबीएच पढ़ा है। वो एक सेट आपके लिए होना चाहिए और वो सफिशियंट है, पर्याप्त है। उसको बार बार पढ़िए। बहुत सारे राइटर की बहुत सारी किताबें इकट्ठी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो 1 सेट ओनली। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है मोर एंड मोर रिवीजन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहला जो राउंड है उसमें एकदम कॉम्प्रिहेंसिव पढ़े हम, बहुत गहनता से पढ़ें। उसके बाद आप अटके नहीं। सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है। यदि दूसरे राउंड में भी आप पहले राउंड की तरह कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ने लग जाएंगे, तो फिजिक्स में इतना लेंथी सिलेबस है कि हो सकता है वो दूसरा राउंड कंप्लीट ही ना हो पाए, उससे पहले एग्जाम आ जाए। तो जब आप दूसरा राउंड स्टार्ट करें, तो उसके बाद आप थोड़ा जल्दी बढ़े आगे, चीजों को बार बार देखें और कोशिश करें कि कई राउंड आपके हो सके, रिवीजन आपके ज्यादा से ज्यादा हो सके। और वो तभी पॉसिबल होगा जब आप एक किताब में अटके नहीं। बार बार आप पहला राउंड बहुत अच्छे से करने के बाद आप बार बार उसको आंखों के आगे से निकालते रहें, उन चीजों से रूबरू होते रहें। इसका फायदा ये होता है कि कई बार तो आपके प्रश्न याद हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स याद हो जाती हैं, कॉन्सेप्ट दिमाग में बन जाते हैं और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। फिजिक्स में हमने ये देखा है। न्यूमेरिकल्स, अब ये बहुत बड़ी बात आती है फिजिक्स में। यदि न्यूमेरिकल भी हम सोल्व करने लगे, न्यूमेरिकल भी साथ में मिला लें, तो बहुत लेंथी सिलेबस हो जाता है। न्यूमेरिकल्स की बहुत बड़ी भूमिका है। ये वास्तव में ध्यान में रखने योग्य बात है। फिजिक्स को वास्तव में समझने के लिए न्यूमेरिकल अनिवार्य है। बिना न्यूमेरिकल्स के समझ में नहीं आते, कॉन्सेप्ट भी समझ में नहीं आते।
लेकिन बुक्स जो है उनमें सोल्ड के बाद लास्ट में प्रॉब्लम के रूप में अनसोल्ड न्यूमेरिकल भी बहुत सारे दे रखे हैं। तो समय की नजाकत को देखते हुए और सिलेबस की लेंथ को देखते हुए अनसोल्ड न्यूमेरिकल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वहां से न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आते भी नहीं है। लेकिन सोल्ड न्यूमेरिकल अवश्य देखें, उन्हें अवश्य निकालें, कोशिश करें मैक्सिमम सोल्ड न्यूमेरिकल आप कर लें। न्यूमेरिकल आते हैं और उनसे कॉन्सेप्ट भी बनते हैं, कई बार कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल ही होते हैं जिनमें किसी फॉर्मूले का निगमन कराया जाता है या कोई पर्टिकुलर केस दिया जाता है, उसके लिए कंडीशन प्राप्त करनी होती है, तो उनको आप अवश्य पढ़ें, ध्यान से देखें। लाइन टू लाइन स्टडी करनी है, ये बात हमने यही ले ली। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज है, इसमें सबका पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है और कई बार साथी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि अंडरलाइन करके पढ़ें या नहीं पढ़ें, नोट्स बनाएं या नहीं बनाएं। प्रिय साथियों, मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस आपको बता सकता हूं, मैंने कभी नोट्स नहीं बनाए और लाइन अंडरलाइन भी नहीं किया। कारण ये है, दिक्कत ये होती है कि जब आप अंडरलाइन करते हैं तो जब आप दूसरा राउंड लेते हैं, पहले राउंड में आपको बढ़िया चीजें लगी और आपने अंडरलाइन कर लिया, जब आप दूसरा राउंड लेते हैं तो समस्या ये होती है कि हमारा दिमाग इस तरह से फोकस होता है, हमें केवल वो अंडरलाइन वाली चीजें ही दिखती हैं, हम केवल उन्हीं पे फोकस करते हैं। और ये तो जरूरी है नहीं कि पहले राउंड में हम सब कुछ निकाल लें, उसमें से सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमारे हाथ आ जाएं। तो अंडरलाइन ना करें, वो बेटर है। इससे ज्यादा बढ़िया ये है कि आप जो इंपॉर्टेंट चीजें लगें उनको कुछ लिख के तैयार कर लें, कुछ अच्छे से उसमें से, या आपके शॉर्ट नोट्स आप बना लें। तो अंडरलाइन मेरा खुद का तरीका है कि मैं अंडरलाइन बहुत कम ही करता था। अंडरलाइन से दिक्कत यही है कि जब आप बार बार मोर एंड मोर रिवीजन लेंगे तो आपका दिमाग केवल उन्हीं जगह पे जाके अटकता रहेगा और यदि कुछ इंपॉर्टेंट चीज बच गई तो वो हमेशा ही बची रहती है। ओनली टेक्स्ट बुक्स, नो गाइड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रिय साथियों, फिजिक्स में गाइड निकालना आसान काम नहीं है और गाइड पढ़ना बिल्कुल भी बुद्धि वाली बात नहीं है। मैंने कभी गाइड नहीं पढ़ी और फिजिक्स में क्या गाइड पढ़ेंगे हम, जब इतने प्रेस्क्राइब्ड और टेक्स्ट बुक्स अब हमारे पास हैं। तो गाइड से ना पढ़ें, कोई आवश्यकता नहीं है गाइड्स की। और गाइड कहाँ से बनेंगी, उन्हीं में से उठा के थोड़ा थोड़ा सामान गाइड बनाई जाएगी, तो गाइड नॉट कंप्लीट, बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं होती। आप टेक्स्ट बुक पढ़ें, वो ऑथेंटिक है, उसमें कंप्लीट मैटर है, गाइड के चक्कर में ना पढ़े। कोचिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू है, साथियों के बड़ा दिमाग में रहता है और सारे सब्जेक्ट में कोचिंग चलती है, तो कोचिंग करें या नहीं करें। प्रिय साथियों, इसमें सबका पर्सनल व्यू हो सकता है। मैंने मेरी लाइफ में कभी कोचिंग नहीं की, लेकिन मैं अब जब विश्लेषण करता हूं तो मैं सोचता हूं कि यदि बहुत अच्छे लेवल की कोचिंग हो जो आपको सेटिस्फाई कर सके, टाइम पास वाली कोचिंग हर जगह मिल जाती है, उनका फिजिक्स में कोई मतलब नहीं है। लेकिन यदि अच्छे लेवल की कोचिंग यदि है, जयपुर में, दिल्ली में अच्छी जगह, जो बहुत अच्छे कंटेंट और बहुत अच्छे टीचर हैं, तो कोचिंग कर लेनी चाहिए, उससे फायदा ही होता है, गाइडलाइन मिलती है। बाकी अपनी अपनी परिस्थितियां होती हैं। यदि आप घर पे बैठ के बहुत अच्छे से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, कोचिंग करने के बाद भी सेल्फ स्टडी तो करनी ही होगी, तो कोचिंग आपका पर्सनल मैटर है। माई पर्सनल व्यू, मैंने कोचिंग कभी नहीं की, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि यदि कोचिंग बहुत अच्छी है, बड़े अच्छे लेवल वाली है, तो कुछ दिन कोचिंग करने से फायदा मिलता है। ऑनलाइन मटेरियल, आजकल कोविड भी है और ऑनलाइन की बड़ी बहार है, तो ऑनलाइन मटेरियल क्या फिजिक्स के स्टूडेंट को भी पढ़ना चाहिए? प्रिय साथियों, जैसी बुक लिस्ट हमने देखी थी, इतनी किताबें यदि आपके पास उपलब्ध हैं और आप उन किताबों से पढ़ रहे हैं, तो मैं नहीं मानता कि ऑनलाइन की जरूरत है, केवल टाइम खराब करने की चीज है। हो सकता है कोई पॉइंट ऐसा हो, कोई ऐसा कोई टॉपिक हो जो आपको क्लियर नहीं हो पा रहा, उसमें थोड़ा बहुत हम देख लें, गूगल कर लें उसको, लेकिन मैं नहीं सोचता कि ऑनलाइन की कोई जरूरत इतना मटेरियल अपने पास होने के बाद आवश्यक है, उससे समय ज्यादा खराब होता है, कोई जरूरत नहीं है। फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, ये बात हमने शुरू में भी कर ली।
शुरू कहाँ से करें, तो ये आपकी परिस्थिति पे डिपेंड करता है कि यदि आप फिजिक्स में पहली बार सीधा ही कॉलेज लेक्चरर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको निश्चित ही 11वीं से स्टार्ट करना चाहिए। यदि आप पहले से जॉब में हैं, स्कूल लेक्चरर हैं और भी आपने फिजिक्स की यदि पहले से तैयारी की है अच्छे से, तो आप बीएससी में भी उतर सकते हैं सीधा, वरना शुरुआत में 11वीं-12वीं एनसीईआरटी से करनी चाहिए। बोरिंग, ये बड़ी खास बात है। फिजिक्स जो है बड़ा टफ सब्जेक्ट है। फिजिक्स में न्यूमेरिकल भी जब शामिल हो जाते हैं, मैथ कहते हैं कि सबसे टफ सब्जेक्ट है, लेकिन फिजिक्स में न्यूमेरिकल भी शामिल होने से फिजिक्स प्लस मैथ हो जाती है और बहुत बोरिंग है। बोरिंग हो जाता है, शुरुआत में बड़ी दिक्कत लगती है, लेकिन इससे बचने का उपाय क्या है? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से धैर्य बनाए रखें। शुरू में आपको दिक्कत होगी यदि आप नए हैं तो, लेकिन जैसे जैसे आपको सब्जेक्ट समझ में आता जाएगा रुचि बनेगी। फिर भी कई बार ऐसी हार्ड चीजें, फिजिक्स को लंबा नहीं पढ़ सकते लगातार, तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है ना, जीके का भी पेपर इसमें है, तो आप बीच बीच में जब भी आप इससे बोर हो जाए सब्जेक्ट से तो जीके पढ़ लें, करंट जीके पढ़ लें, जीके की कोई भी बुक पढ़ लें। इसके अलावा फिजिक्स में भी आप एक ही बुक को लगातार ना पढ़ें, रोटेशन सिस्टम से पढ़ें। सारी जो बुक्स हैं उनका कठिनता स्तर एक समान नहीं होता। आप मैकेनिक्स से बोर हो गए हैं तो आप थोड़ी देर और दूसरी जैसे कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पढ़ लें, न्यूक्लियर पढ़ लें। अलग अलग 2 या 3 किताबें आप पैरेलल चला सकते हैं। दिन के एक हिस्से में आपको ये पढ़नी है, दूसरे में ये पढ़नी है। एक ही एक कंटेंट है वो बोर कर देता है, और चूंकि सब्जेक्ट कठिन है इसलिए ऐसा होना स्वाभाविक है। प्राइवेट जॉब के साथ तैयारी क्या हो जाएगी, ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कुछ साथी। प्रिय साथियों, जब एग्जाम की डेट आ जाती है, एग्जाम बहुत पास है, तो भी यदि आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो ये निश्चित रूप से आत्मघाती कदम है। और वर्तमान के कंपटीशन लेवल को देखते हुए यदि आप जॉब नहीं छोड़ रहे हैं तो आप निश्चित रूप से गारंटी अपने आप को दे रहे हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सामान्य दिनों में, अब जैसे विज्ञप्ति आ गई है और अभी डेट एग्जाम की नहीं आई है, इस समय अब तो वैसे ही कोविड-19 है और प्राइवेट जॉब के आसार ही बहुत कम है स्कूल वगैरह की, लेकिन यदि सामान्य भी होती हैं परिस्थितियां तो आप प्राइवेट जॉब करें तो फुल टाइम ना करें। आप केवल सब्जेक्ट के पीरियड ले लें, 2 या 3 जो भी, उससे आपको फायदा होगा। आपकी परिस्थितियां हैं तो इकोनॉमिकल भी आपको फायदा हो जाएगा और आप फिजिक्स ही पढ़ाएंगे, लेकिन फुल टाइम जॉब ना करें। सुबह से शाम तक यदि आप स्कूल ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद तैयारी नहीं होगी, कोई मतलब नहीं है इस चीज का। सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखें, सबसे इंपॉर्टेंट है। अपने ऊपर भरोसा रखें, लगातार मेहनत जारी रखें। बीच बीच में ऐसे बहुत सारे क्षण आएंगे कि आपको ऐसे लगेगा कि हो नहीं पा रहा है, बहुत मुश्किल है, बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है, लेकिन लगातार जब आप जारी रखेंगे तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको भरोसा जमता जाएगा और कॉन्फिडेंस आता जाएगा, रुचि भी बढ़ती जाएगी और आप कर पाएंगे। तो खुद के ऊपर विश्वास रखें, लोगों के फेर में ना आए ज्यादा। लास्ट है, मिनिमम कांटेक्ट बनाए रखें। ये बड़ी समस्या होती है, कई बार बहुत सारे साथी पूछते हैं कि कैसे तैयारी करें, मिलकर तैयारी करें, अकेले बैठ के तैयारी करें। प्रिय साथियों, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने जितनी बार भी तैयारी की है, जब भी एग्जाम दी है, मिनिमम एक साथी या कोई एक आध और, एक साथी जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, सुरेश कुमार चार, जो अब भी वो भी कॉलेज लेक्चरर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनके अलावा मैं बहुत सारे लोगों के संपर्क में कभी नहीं रहा जब भी तैयारी करता था। मिनिमम कांटेक्ट रखें जब आप बहुत गंभीर तैयारी कर रहे हैं तो, वरना दिक्कत क्या होती है, जब आप बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में होते हैं, सब लोगों की सोच थिंकिंग अलग अलग होती है, नेगेटिविटी बहुत जल्दी आती है, लोग अलग अलग तरीके की बातें बनाते हैं, दिमाग भी डाइवर्ट हो जाता है। तो एक बहुत अच्छा साथी जिससे आपसे बहुत अच्छे विचार मिलते हों और वो सीरियस कैंडिडेट हो भर्ती के प्रति, उनसे 1 या 2 लोगों से ही कांटेक्ट रखें, ज्यादा लोगों से कांटेक्ट ना रखें।
वरना ये आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हिला देंगे। ज़्यादा यदि लोगों के आप संपर्क में रहते हैं तो गप्पे मारने के अलावा कोई काम नहीं होता। तो मिनिमम कांटेक्ट रखें। जो आपकी तरह के सीरियस स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, केवल उनसे ही आप कांटेक्ट रखें। और अब बारी आ गई है जो मेरा मूल मंत्र रहा है अब तक की सभी भर्तियों में। हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये बिल्कुल अलग लगे, बड़ा आश्चर्यजनक लगे, किसी को गलत भी लगे, लेकिन ये मेरा अपनाया हुआ फंडा जो 100% सफलता की गारंटी देता है। 100% कंटेंट पहली अनिवार्य शर्त है कि आपके पास टाइम कितना भी कम हो, कुछ भी हो, पूरे कंटेंट में से आप निकलें, सिलेबस पूरा कवर करें। कई बार होता यह है कि आपने जो हिस्सा छोड़ दिया सिलेबस का, उसमें से क्वेश्चन काफी सिंपल आ जाते हैं और दूसरी जगह जो आपने बड़ा अच्छे से पढ़ा है उससे हार्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो सिलेबस टच ही नहीं कर पाते हैं, उसका बड़ा नुकसान होता है। पूर्ण कोशिश करें कि आप 100% कहते हैं कुछ होता ही नहीं, लेकिन कोशिश करें लगभग 100% कंप्लीट सिलेबस के पास जाने की कोशिश करें। 100% सिलेबस अधिकतम कवर करने की कोशिश करें। सेकेंड पॉइंट, 100% अटेम्प्ट। ये कई लोगों को बड़ा शौक लग सकता है, कई लोगों को झटका लग सकता है कि क्या ऐसा भी होता है। मैं खुद इसका उदाहरण हूं। मैंने हर एग्जाम में 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, हमेशा पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और हमेशा सफलता मिली है। प्रिय साथियों, क्वेश्चन आप राउंड लीजिए। सबसे पहले आपको जो आते हैं वो कीजिए। दूसरी बार जिनमें कुछ कम कंफ्यूजन है उनको आप कर दीजिए। जल्दी करिए। ये जरूर है आपका बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है तो परीक्षा में उलझ के मत बैठिए, किसी भी क्वेश्चन में टाइम खराब मत करिए, ताकि लास्ट में आपके पास समय बच जाए। समय आपके पास में लास्ट में बच जाए तो बचे हुए क्वेश्चन हैं। आपने 100% यदि सिलेबस कवर किया है तो हर क्वेश्चन के बारे में आपको कुछ ना कुछ जानकारी अवश्य है, और उसके बाद रिस्क लेने से ना डरें। रिस्क लेना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है सफलता के लिए। यदि आप 100% अटेम्प्ट करेंगे 100% सफलता आपको मिलेगी। एक छोटा सा फॉर्मूला मैं बताता हूं जो मैंने हमेशा अप्लाई किया है और सही निकला है। मान लो आपने 70% पेपर अटेम्प्ट किया, 70% अटेम्प्ट किया तो पूरा तो सही होना नहीं और माइनस मार्किंग होती है। मान लो 15% आपका गलत हो गया, 15% गलत हो गया, 1/3 माइनस मार्किंग होती है, तो 1/3 इसका मतलब 5% हो ले जाएगा, यानी 20% गए। 70 में से 20 गए, आपके अंक आए 50%। और फिजिक्स में यदि पेपर इजी आ गया, जैसा पिछले 2014 वाली भर्ती में आया था, तो 50% में सिलेक्शन होना नामुमकिन है। यदि बहुत हार्ड पेपर आ गया तो अलग बात है, फिजिक्स में 50% में भी सिलेक्शन होते हैं, लेकिन यदि सिंपल पेपर है तो आप यहीं दौड़ से बाहर गए। दूसरा समीकरण देखिए, आपने 100% पेपर अटेम्प्ट किया, मान लो 30% गलत हो गए, 30% गलत हो गए, 1/3 और चला गया, यानी 10%, 40% आपके गलत हो गए। 100 में से 40 गए तो भी 60% बच गए, जिसके ऊपर सिलेक्शन होने के अत्यधिक चांसेस हैं। आपका सिलेक्शन करीब करीब निश्चित है। फिजिक्स में 60% अंक सिलेक्शन की गारंटी। तो प्रिय साथियों, रिस्क लेने से ना डरें, 100% सिलेबस कवर करें, कोशिश करें मैक्सिमम 10 to 100% अटेम्प्ट करें। यदि आप ये पहला काम कर लेंगे, 100% कंटेंट आप देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो फिर आप अवश्य ही 100% अटेम्प्ट करें। 100% सफलता की गारंटी, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ये बिल्कुल बकवास है, बड़ा भ्रम फैलाते हैं कोचिंग वाले भी। कई लोग ऐसा कहते हैं कि 70% अटेम्प्ट करने फिजिक्स में तो बहुत है, काफी। अरे क्यों? ये तो एक T20 गेम है, कोई टेस्ट मैच तो है नहीं। अपने को जो फिक्स अपनी बॉल मिली है उन्हें खेलें क्यों नहीं?
लीव क्यों करें, क्यों छोड़े आप? यदि आप अपने बॉल को खेलोगे निश्चित रूप से उसमें रिजल्ट की गुंजाइश है, उसमें रन बनने की गुंजाइश है। आपने बॉल छोड़ ही दी तो हो सकता है एलपीडब्ल्यू, हो सकता है बोल्ड खेलें। और जब ये भी क्रिकेट में रूल होता है कि यदि आपने बॉल को छोड़ ही दिया है और बॉल पैड पे लगी है, आपने शॉट ऑफर ही नहीं किया है, तो अंपायर बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा ही बॉलर को देता है और आउट घोषित कर दिया जाता है। ऐसा हम ना करें। हमारी निर्धारित सारी बॉल बड़े पॉजिटिव माइंड के साथ, पॉजिटिव माइंड सेट के साथ खेलें। चौके छक्के दनादन जाएंगे, स्कोर भागता हुआ दिखेगा। यू विल बी 100% सक्सेसफुल। ऑल द बेस्ट टू